जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट खोटा का टेस्ट नंबर ये 2 होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे टेस्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सवाल पे आते हैं। पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है, कोनो भाषा के लिखे तरीका या ढंग के की कहल जा है। तो किसी भी भाषा को लिखने के तरीका या उसके ढंग को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लिपि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यहां से सवाल भी जो वो पूछा जाता है, ठीक है। बाकी के लिपि, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, ध्वनि क्या है, ये सभी चीजें हम लोग प्रश्नों के माध्यम से कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होता है ना। तो इसको हम लोग पहले टेस्ट में कवर कर चुके हैं। वर्णों की व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला कहा जाता है ना। शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी भाषा को लिखने के तरीका या ढंग को लिपि कहा जाता है। खोटा भाषा जो वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि खोटा भाषा के कौन लिपि में लिखल जाए। तो देवनागरी भाषा की, देवनागरी लिपि में ही जो वो खोटा भाषा को लिखी जाती है। अगला सवाल यहां से है कि जोन शब्द से कोनो बेगत बसूत ठाव कर बोध हवे है ओकरा की कहल जाए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान आदि का बोध होता हो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, जिससे किसी व्यक्ति का बोध कराता हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। किसी वस्तु का बोध कराता है तो वो चीज वस्तु वाचक संज्ञा होता है ना। किसी स्थान का बोध कराता है तो स्थान दो तरीके से होता है। एक क्या है कि स्पष्ट नहीं करता है ना, और एक क्या है कि आपको स्पष्ट बता दिया जा रहा है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक नदी हो गया, तो नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे समस्त नदी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर एक जगह दे दे कि दामोदर नदी, तो दामोदर नदी यहाँ पे क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे समस्त नदी जाति का बोध करा रहा है और यहाँ पे क्या है, किसी एक व्यक्तिगत नदी की चर्चा की जा रही है। तो दोनों में अंतर हो गया, नदी जातिवाचक और दामोदर नदी जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अगला सवाल है, एकर में कौन सर्वनाम के भेद नाय लागत। तो इसमें से कौन जो वो सर्वनाम का भेद नहीं है। अब देखिए, सर्वनाम के भेद से सवाल जो वो पूछे जाते हैं कि कौन से सर्वनाम के भेद हैं, है ना। और सर्वनाम के भेद से हमेशा सवाल जो वो पूछा जाता है कि कौन सा सर्वनाम के भेद है और कुल कितने सर्वनाम के भेद होते हैं। तो पहला तो सवाल यही बनता है कि सर्वनाम के कुल कई गो भेद है। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठेकानवाचक सर्वनाम जिसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अनठेकानवाचक सर्वनाम जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, सवालवाची सर्वनाम जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जोरनार्वा सर्वनाम जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में है छठा निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम तो है, ठेकानवाचक भी है और सवालवाचक भी है। रीतिवाचक नहीं, यहाँ पे सर्वनाम का भेद ये नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है, खोटक लिंग ककर आधारें चले हैं। तो बसूत या चीज वसूत के आधारे खोटा के लिंग चले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के आधारे, है ना, दुइयों के आधारे, ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कड़वन में प्रत्यय है। कड़वन शब्द कौन प्रत्यय कर प्रयोग भेल है। अब देखिए, काड़ा एक शब्द होता है काड़ा, और इसमें से अगर वैन प्रत्यय को हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है, कड़वन। क्या बन जाता है, कड़वन। तो इस तरह से जो वो लिखा जाता है ना। काड़ा में अगर वैन प्रत्यय को जोड़ देंगे तो ये हो जाता है कड़वन। ठीक है, तो यहाँ पे वैन प्रत्यय जो वो जुड़ा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल जो वो हमेशा आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने। साथ ही साथ में एक वचन और बहुवचन से भी सवाल पूछे जाते हैं। वचन, लिंग वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, यहां से तो सवाल तो पूछे जाते ही है। अगला सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे अगला सवाल है, क्रिया व काम करवैया के कहल जाए। क्रिया व काम करवैया के की कहल जाए तो उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं, है ना।
कर्ता कारक, जो क्रिया से प्रभावित होता है उसे हम लोग कर्म कारक कहते हैं। जहां कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया के करने के लिए जो उपकरण या साधन का प्रयोग होता है उसे हम लोग करण कारक कहते हैं। और क्रिया को करने के लिए, है ना, जिस उद्देश्य से इस क्रिया को हम लोग करते हैं, आखिर में कोई भी कार्य करने के लिए उसके पीछे एक उद्देश्य छुपा होता है कि आखिर में वो हम काम किसके लिए कर रहे हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो एक हम वाक्य बनाए, मंगरा नौकरी खातिर पढ़े है, मंगरा नौकरी खातिर पढ़े है। तो यहां पे खातिर जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो किसके लिए है, तो ये विभक्ति चिन्ह है कारक का। और किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। लेल, लागिन, खातिर, है ना, नौकरी के लेल पढ़े है, नौकरी खातिर पढ़े है, नौकरी लागिन पढ़ा है, तो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो लेल, लागिन, खातिर ये जो प्रयोग किया जाता है ये क्या है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। यहां से सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका तो ऐसे सवाल पूछा गया है, क्रिया व काम करवैया के कहल जाए तो उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना। अगला सवाल है, एकर में कौन विशेषण के भेद नाय लागे। पहले तो आपको बता दें कि विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं, है ना, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। चारों भेद के बारे में आपके पास में जानकारी होना चाहिए। क्या क्या है, संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक क्रिया, मात्रावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है ना, परिमाणवाचक या मात्रावाचक जिसको हम लोग कहते हैं, ये तीनों तो है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने पढ़ा था, है ना, पुरुषवाचक विशेषण नहीं होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये सर्वनाम का भेद है। तो डी वाला ऑप्शन जो वो गलत दे रखा है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 8 पे। कहता कि भूतकाल किसे कहा जाता है। भूतकाल हम लोग किसे कहते हैं, काम जे भे गेल है, काम जे भे रहल है, काम जे भेते या ई सब है। तो देखिए, जो काम हो गया है, जो बीते समय में या बीते काल में जो क्रिया हो चुकी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। काम जो वर्तमान समय में चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। और काम जो आने वाले समय में या भविष्य में होगा उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, है ना, उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। तीनों चीज समझ में आ गया। तो भूतकाल किसे कहेंगे, जो क्रिया संपन्न हो चुका है, जो काम हो गया है ना, तो इसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। अगला सवाल है, जकर से करनी के पता चले है ओकरा की कहल जाए। जिससे क्रिया के होने का पता चलता है या काम का पता चलता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, है ना। जिससे करनी यानी काम होने के बारे में पता चले तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। यहां से भी देखिए, सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है कि क्रिया किसे कहा जाता है, काल किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है। तो जे शब्द से कोनो काम करे, हवे, है ना, या कोई प्रक्रिया घटने का संबंध या अवस्था का बोध होता हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। ये टेक्निकल शब्द है इसीलिए हम लोग डायरेक्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, और थोड़ा सा डायरेक्ट डिफिनेशन हम लोग पे आते हैं। जो मूल शब्द से क्रिया जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो मूल क्रिया के की कहल जाए, धातु कहल जाए। यह भी सवाल जो वो पूछा जाता है और हाल ही में सहायक आचार्य के में हुई परीक्षा में यह सवाल जो वो पूछा भी गया था, है ना। तो यहां से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। उसके अलावे और भी कई सारे सवाल जो वो पूछे गए थे, जैसे कि नाम धातु क्रिया से भी एक सवाल पूछा गया था कि नाम धातु क्रिया जो वो किसे कहा जाता है। जैसे कि हथियावेक, पनियावेक, ये दोनों ऑप्शन भी था, हथियावेक, पनियावेक, लतियावेक, है ना। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। कहता कि जखन संज्ञा व विशेषण शब्द एक संग प्रत्यय शब्द जोड़ल जाए ऐसन क्रिया के कहल जाए नाम धातु क्रिया। और नाम धातु क्रिया से भी सवाल जो वो पूछा गया था। अगले सवाल पे आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रिया। सवाल है, क्रिया विशेषण के कई गो भेद है। अभी थोड़ा सा आसान सवाल दिखेगा क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में हैं, अभी केवल हम लोग दूसरे टेस्ट पे ही हैं। जैसे जैसे टेस्ट का क्रम बढ़ेगा सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा
और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग टेस्ट का संख्या बढ़ता जाएगा, आपके टेस्ट का लेवल भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, है ना। यहां से भी सवाल जो वो पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण के कुल कई गो भेद है, क्रिया विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है। क्रिया विशेषण में 4 भेद होते हैं, काल बतवैया क्रिया विशेषण, जगह बतवैया, रीति बतवैया और मात्रा बतवैया। काल बतवैया मतलब वो क्रिया जो वो कब हुआ उसके आधार पे उसकी विशेषता बतला रही हो। क्रिया कहां पे हुआ उसके आधार पे विशेषता बतलाई जा सकती है। तीसरा होता है कि क्रिया कैसे हुआ उसके आधार पे उसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, और क्रिया कितना हुआ इसके आधार पे इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। ये 4 तरीका है और इन्हीं 4 तरीके से हम लोग क्रिया विशेषण को भी समझ लेते हैं। क्रिया कब हुआ यानी यहां पे समय का बोध करा रहा है, ये काल बतवैया क्रिया विशेषण होता है। अब बोलेंगे क्रिया विशेषण अलग से हम लोग पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, ये अव्यय में हम लोग जो वो पढ़ लेते हैं। जो शब्द जिस शब्द से रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के किसी भी, है ना, या कोनो असर व प्रभाव ना हवे है ओकरा की कहल जाए अविकारी शब्द कहल जाए। और इन्हीं अविकारी शब्द में हम लोग पढ़ते हैं अव्यय, और उसी अव्यय का भेद है क्रिया विशेषण। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये क्रिया विशेषण जो वो खुद अव्यय का भेद है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्रिया विशेषण ककर भेद लगे या ककर भेद हके, तो ये सवाल थोड़ा सा नया टाइप का सवाल हो जाएगा, ऐसे में आप उलझ सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4। अगला सवाल है, गजाधर महतो जी के मते वाच्य के कौन भेद हके? खोटा में वाच्य के हम लोगों ने भेद की चर्चा पिछले टेस्ट में भी हम लोगों ने किया है। हर टेस्ट में हम लोग हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक ही टॉपिक से सब सवाल डाल दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और हमेशा जो वो हम लोग प्रैक्टिस के रूप में रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका लगभग सारा टॉपिक जो वो डेली प्रैक्टिस के रूप में रहेगा। ये टेस्ट केवल जेटेट वाले अभ्यर्थी के लिए ही नहीं, अगर आप खोटा की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी ये सेशन जो वो, ये टेस्ट सब जो वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वाच्य के भेदों में अगर हम लोगों ने देखा था कि ए.के. झा जी के अनुसार से वाच्य का 2 भेद बताया गया था। अगर बात करें गजाधर महतो के अनुसार से तो वाच्य के इन्होंने 3 भेद बताया है। वहीं अगर बात करें बी.एन. ओहदार जी के बारे में, तो बी.एन. ओहदार ने जो वो इसके वाच्य के 4 भेद बताया है, और दिनेश दिनमणि जी ने भी जो वो वाच्य के 4 भेद इन्होंने जो वो बताया है। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको हम सही माने। ए.के. झा कहते हैं कि वाच्य के 2 भेद हैं, एक कर्ता वाच्य जिसको कर्तरी वाच्य उन्होंने कहा, और दूसरा अड़गाही वाच्य। ये वाच्य के 2 ही भेद मानते हैं, और ए.के. झा जी के पुस्तक को ही सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि आपको रेफरेंस के तौर पर जो पुस्तक पढ़ने के लिए दिया जाता है वो खोटा सहित सदानिक व्याकरण ए.के. झा जी का पुस्तक को ही रेफरेंस के तौर पर आपको पुस्तक के रूप में दिया जाता है। इसीलिए यहां पे आप इसे आंसर मान सकते हैं। अगर पूछे कि गजाधर महतो के मते वाच्य के कई गो भेद है या के गो भेद बतवल हत, तो 3 भेद है। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और भाववाच्य, ये तीनों भेद इन्होंने जो वो माना है। बी.एन. ओहदार के अनुसार से या बी.एन. ओहदार जी के मते वाच्य के कई गो भेद है, तो यहां पे हो जाएगा 4 भेद। ठीक है। दिनेश दिनमणि जी के मते वाच्य के कई गो भेद है, तो 4 गो भेद है। इन्होंने एक अलग वाच्य माना है, संबंध, है ना, संबंधवाच्य मान, इन्होंने जो वो एक अलग वाच्य के रूप में इन्होंने जो वो माना है। तो इस प्रकार से सवाल जो वो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्ता, कर्म और भाव। इन्होंने जो वो 3 वाच्य का भेद इन्होंने जो वो बताया है। अगला सवाल है, सार्थक शब्द के व्यवस्थित समूह जेकर से सही अर्थ भेटा है ओकरा की कहल जाए, तो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, है ना। वाक्य के भेद भी आपको पूछा जा सकता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बाकी के 8 भेद भी आप लोगों ने पढ़ा है ना। दोनों आधार पे पढ़ा है आपने, रचना के आधार पे भी आपने वाक्य के भेद पढ़े हैं, और
दोनों तरीके से आपने वाक्य के भेद को आपने पढ़ रखा है, तो वहां पे आप चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से कहीं से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है यहाँ पे, वैसन प्रत्यय जे क्रिया के मूल रूप या धातु के छोड़कर दोसर शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण व अव्यय में जुड़ो है ओकरा की कहल जाए। कहता कि वैसा प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु को छोड़ करके दूसरे शब्द जैसे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय आदि में जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सवाल थोड़ा सा कठिन है, इसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय को ही हम लोग स्त्री प्रत्यय भी कहा जाता है। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय भी आप जरूर पढ़िएगा। यहां से पढ़ने के लिए आपको दे रखा है, उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल जो वो हमेशा पूछा जाता है। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा गहराई वाला सवाल है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, बासी के उल्टा शब्द छांटा। बासी का उल्टा क्या हो जाएगा? धीपल हो जाएगा, है ना। बासी का उल्टा धीपल हो जाएगा। अब बोलेंगे धीपल तो हेमाल का भी उल्टा होता है, या ठंडा, तो ठंडा को ही हम लोग बासी कहते हैं, और धीपल यानी गर्म। धीपल किसको कहते हैं? गर्म को। ठीक है, चलिए। यहां पे भींजल का उल्टा क्या हो जाएगा? भींजल का उल्टा हो जाएगा सूखल, सूखल। हेमाल का उल्टा क्या हो जाएगा? तातल, तातल। मोटा का गोटा, गोटा है ना। गोटा, गोटा मतलब होता है जो खड़ा हो, और गोटा का उल्टा क्या हो जाएगा? टुकड़ा। टुकड़ा को क्या कह सकते हैं? खेचा कहते हैं, है ना। टुकड़ा को खेचा कहता है, खेचा भी बोला जाता है। और भी बहुत सारे शब्दों को यहाँ पे लिया जा सकता है। एक शब्द में कई सारे शब्द आते हैं, एक शब्द का कई सारे अर्थ भी होते हैं। अगला सवाल है, पद के प्रधानता के आधार समास के कई गो भेद हैं। पदों की प्रधानता के आधार पे समास के कुल कितने भेद हैं? अब देखिए इसका अगर कहीं आंसर कोई देख रहे होंगे और कोई ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे कि आपने तो गलत बता दिया। यहां पे पदों की प्रधानता के आधार पे पूछा जा रहा है, तो यहां पे समास के 4 भेद होंगे। अब बोलेंगे कैसे कैसे, वो भी आप बता दीजिए। जैसे कि समास जब आप पढ़ते हैं तो पद की बात की जाती है। एक वहां पे होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, है ना। पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे एक शब्द हम लोग लिखते हैं माय बाप, एक शब्द लिखते हैं माय बाप, तो यहां पे क्या है? 2 पद है, एक है माय, एक है बाप। तो ये पूर्व पद कहलाता है, ये पूर्व पद कहलाता है, और यहां पे दूसरा जो वो क्या है? उत्तर पद कहलाता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसको खोठा में अड़सरिया समास कहा जाता है ना। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो कहता है कि पदों की प्रधानता के आधार पे समास के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। पहला भेद क्या है? जिसका पूर्व पद प्रधान हो। क्या होता है? जिसका पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। दूसरा क्या होगा? जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान होता हो। तीसरा क्या होगा? उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान मतलब क्या हो गया? उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान मतलब जिसमें दोनों पदों की प्रधानता देखने को मिले, उसी को तो हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। द्वंद्व समास में क्या है? दोनों पद प्रधान होता है। और चौथा क्या होगा? उभय पद अप्रधान। उभय पद अप्रधान, उभय पद अप्रधान, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता न दिख करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या है? दोनों पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि हम लोग बहुब्रीहि समास की हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग अड़गाही समास कहते हैं खोठा में। तो इन्हीं 4 भेद की चर्चा की जाती है समास में पदों के प्रधानता के आधार पे। पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान। ये 4 पदों की चर्चा की जाती है। अगले क्लासेस में हम लोग कभी चर्चा करेंगे कि पूर्व पद प्रधान में कौन कौन से समास आते हैं, उत्तर पद प्रधान में कौन से समास आते हैं, उभय पद प्रधान में कौन समास आते हैं, और उभय पद अप्रधान में किसकी चर्चा की जाती है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा बता ही देते हैं, जब 2 तो बता ही दिए हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग बता दिए द्वंद्व समास, यहां पे होता है द्वंद्व समास आपका, और यहां पे होता है बहुब्रीहि समास। जब हम लोग चर्चा कर ही लिए तो थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्योंकि मन नहीं मानता है कि आधा अधूरा
बता करके आगे बढ़ जाएं। तो बहुब्रीहि समास क्या है कि दोनों पद प्रधान नहीं होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद अव्यय होता है या पूर्व पद क्या होगा, उपसर्ग होता है, तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। यह हो गया अव्ययी भाव समास जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। अब देखिए, अगर कहीं कोई आपको नहीं भी बताए इसके बाद में, तो बाकी के आप नहीं याद कर लीजिएगा। बच कौन कौन सा गया? अव्ययी भाव हम आपको बता दिए, पूर्व पद प्रधान होता है। जिसका दोनों पद प्रधान हुआ वो द्वंद्व समास हो गया। जिसका दोनों पद प्रधान नहीं होता है वो बहुब्रीहि हो गया। तो बच कौन कौन सा गया? उत्तर पद प्रधान में आता है आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। इसके अलावे द्विगु समास, द्विगु समास, और एक और आ जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इन तीनों समास का जो वो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। एक समास की चर्चा और होता है नए समास, जिसका आप लोग जानते हैं नए समास के बारे में। और ए.के. झा जी ने एक और भेद बताया है, क्रिया का समास, है ना। क्रिया का समास उन्होंने जो वो एक भेद और माना है। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि फिर क्रिया के आप समास के भेद भी बता दीजिए। जब आप यहां पे समास के भेद की चर्चा कर ही रहे हैं तो समास के भेद भी आप बता दीजिए। तो देखिए, ऐसे तो समास के 7 भेद होते हैं, लेकिन अगर सवाल में पूछ दिया जाए कि ए.के. झा जी के ए.के. झा जी के लेतारे खोरठा में समास के कई गो भेद है, तो यहां पे जो वो आंसर हो जाएगा आपका 8। क्यों 8 हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने क्रिया समास एक जो वो अन्य भेद के रूप में इन्होंने जो वो यहां पे माना है। तो इस तरह से देख लीजिएगा, जैसा सवाल पूछा जाए वैसे आप आंसर कर लिएगा। अगला सवाल है, खोरठा के भीष्म पितामह नामे पानुरी जी पहिल बेर कौन साहित्यकार कहल हला? खोरठा के भीष्म पितामह कह करके पानुरी जी को पहली बार कौन संबोधित किए थे? तो ये विश्वनाथ दसौंधी राज ने कहा था पहली बार खोरठा के भीष्म पितामह। ऐसे तो पानुरी जी को और भी कई सारे उपनाम से इनको जाना जाता है, जैसे कि एक है नागा अर्जुन। नागा अर्जुन ये विकल शास्त्री के द्वारा बोला गया था, ये विकल शास्त्री के द्वारा कहा गया था। एक है खोरठा के वाल्मीकि, एक है खोरठा के वाल्मीकि, ये किसने कहा था? रामदयाल पांडे के द्वारा कहा गया था, रामदयाल पांडे के द्वारा बोला गया था। एक इनको जो वो खोरठा का टैगोर कहा गया, किसके द्वारा? तो ये कहा गया था चतुर्भुज साहू के द्वारा, है ना। चतुर्भुज साहू जी के द्वारा इनको जो वो खोरठा के टैगोर कह करके संबोधित किया गया। एक और है खोरठा के अक्षय बोर, खोरठा के अक्षय बोर, अक्षय बोर कह करके किसने संबोधित किया था? पहली बार तो शांति भारत ने, शांति भारत ने। बोरवा अड्डा अक्षय बोर आपने संस्मरण तो पढ़ा ही होगा। इसके अलावे खोरठा के, है ना, पुरोधा, यही विश्वनाथ दसौंधी जी ने कह करके संबोधित किया था। तो इनका उपनाम जो वो बहुत सारा उपनाम है, कहीं से भी सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि खोरठा के नागा अर्जुन ककरा कहल जाए, खोरठा के वाल्मीकि के कहलला, खोरठा के टैगोर कह करके पानुरी जी के संबोधित करला पहिल बेर, खोरठा के अक्षय बोर ककरा कहल जाए, पानुरी जी के अक्षय बोर कह करके के संबोधित करला, तो शांति भारत ने। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, धारा गगन सिद्धांत कौन खोरठा साहित्यकार से लस्तंगा है? तो धारा गगन सिद्धांत की अगर बात करें तो यह डॉक्टर ए.के. झा जी से संबंधित है, क्योंकि आपको पता होगा ए.के. झा जी के बारे में, है ना। ए.के. झा जी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि ये एक ऐसे खोरठा साहित्यकार माने जाते हैं जो कि काफी पढ़े लिखे, कह सकते हैं कि खोरठा में अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और जानकार अगर कहीं साहित्यकार की चर्चा की जाती है तो उसमें से जो वो डॉक्टर ए.के. झा जी का नाम आता है। इनके जन्म के बारे में अगर बात करें तो बोकारो जिला के चंडीपुर गांव में इनका जो वो जन्म होता है 20 जून 1939 ईस्वी को। डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जाता है और निधन कब हुआ था यह भी पूछा जाता है। तो 29 सितंबर 2013 ईस्वी को इनका जो वो निधन होता है। 29 सितंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन होता है। कहां पे जन्म हुआ था? तो जन्म चंडीपुर बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ था 20 जून 1939 ईस्वी को। निधन कब होता है? 29 सितंबर 2013 ईस्वी को।
अब यहां पे एक नाम आपको दिख रहा है शांति भारत, है ना, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। बोकारो जिला के चौफांद गांव में इनका जो वो जन्म हुआ था, है ना। शांति भारत की अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को जो वो शांति भारत जी का जन्म बोकारो जिला के चौफांद गांव में इनका जो वो जन्म हुआ था। वहीं बंसीलाल बंसी जी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो इनका भी जन्म बोकारो जिला के चौफांद गांव में ही हुआ था 11 मार्च 1954 ईस्वी को। अब हम लोग आते हैं शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में। शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म की अगर बात करें तो इनसे भी संबंधित सवाल अब तो आपको जरूर यहां से सवाल जो वो पूछे जाएंगे। बोलेंगे अब क्या खास है, तो आपको एक सवाल का जवाब भी आपको देना होगा कि इनका हाल ही में 2024 में निधन हुआ है। आपको बताना है वो डेट कौन सा है जिस डेट को शिवनाथ प्रमाणिक जी का निधन हुआ है, ये आपको डेट जरूर बताना है। आइए थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम दे दें, उसके बाद में बाकी चीजें आप हमारे बीच में साझा कर दीजिएगा। इनका जन्म कब होता है? 13 जनवरी 1950 ईस्वी को जो वो प्रमाणिक जी का जन्म होता है। कहां पे? बैदमारा बोकारो में इनका जो वो जन्म होता है ना। बैदमारा बोकारो में जो वो इनका जन्म होता है। पिता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक, माता का नाम तिनकी देवी। बहुत सारी चीजें ऐसे तो कई सारे फैक्ट जो वो बताए जा सकते हैं इनसे जुड़े हुए। और बाकी की रचनाओं में अगर बात करें तो मच्छगंधा, दामोदर कोराएं, तातल और हेमाल, कई सारे चर्चित रचनाओं के ये रचनाकार भी रहे हैं, तो यहां से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपके पास में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आप बताइएगा कि 2024 में किस डेट को, किस तिथि को इनका जो वो निधन हुआ है। आप 2024 में अभी तो 6-7 महीने ही गुजरे, 7-8 महीना, मतलब मान के चलिए कि 7-8 महीना ही गुजरा है। इन्हीं में से आपको बताना कि किस महीने में और महीने की किस तारीख को इनका जो वो निधन हुआ है। 2024 हम वर्ष बता चुके हैं, आपको डेट और महीना बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो धारागमन सिद्धांत ए.के. झा जी से संबंधित है। अगला सवाल है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जीवनी कौन खोटा साहित्यकार लिख ले है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की जीवनी परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में, इनके बारे में भी आपके पास में जानकारी होना चाहिए। इनका जन्म गिरिडीह के महथाडी में इनका जन्म होता है। जन्म का तारीख याद होना चाहिए, 17 मार्च 1908 को इनका जन्म होता है और 17 सितंबर 1984 ईस्वी को इनका निधन होता है। पिताजी का नाम बलदेव प्रसाद उपाध्याय, माताजी का नाम शांति देवी, पत्नी का नाम सरस्वती सुशीला देवी। नाम से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सभी जानकारी आपके पास में इकट्ठा होनी चाहिए, एकत्रित होनी चाहिए। परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा इनकी जीवनी जो वो लिखी गई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है दूरदर्शन से पहिल खोठा लोकगीत गायक के नाम बतावा। दूरदर्शन से पहली खोठा लोकगीत गायक के नाम कौन है? तो वो है शिवनाथ प्रमाणिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है करील कैसन पत्रिका लागे। करील जो वो किस प्रकार की पत्रिका थी? हालांकि देखिए कुछ पत्रिकाओं में खोठा में क्या होता है ना कि वो फिक्स तो नहीं था, कभी कभी मासिक भी रहता था, बाद में वो त्रैमासिक भी बन गया, कभी कभी नहीं छप पाता था, क्योंकि कोई भी पत्रिका लगातार प्रकाशित नहीं हो पाया है खोठा में। खास करके यही एक चीज देखने को मिला है, यही कमी एक देखने को मिलता है खोठा के पत्र पत्रिकाओं में कि वो रेगुलर प्रकाशित नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जो वो एक प्रकार से बात करें तो यह एक त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। करील पत्रिका के अगर बारे में हम लोग चर्चा करें तो। अगला सवाल है विश्वनाथ नागर जी के मायक नाम बतावा। विश्वनाथ नागर जी के माता जी का नाम आपको यहां पे पूछा जा रहा है। अब देखिए किसी भी साहित्यकार के बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उनके बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? उनका जन्म को लेकर के कि कब उनका जन्म हुआ है। तो विश्वनाथ नागर जी का जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी को होता है। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि जन्म कहां पे हुआ है? तो भूदा गांव जो कि धनबाद जिले में पड़ता है, भूदा गांव धनबाद में इनका जो वो जन्म होता है। पिता का नाम जादू रवानी और माता का नाम फूलमणि देवी। माता का नाम फूलमणि देवी। इंटर तक ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद में ये खेती बाड़ी में जुड़ जाते हैं। आगे चल करके इनका खोठा लेखन में रुचि जगता है और ये लेखन का कार्य जो वो खोठा में करने लगते हैं। इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो खयाम तुर मधुर गीत जो कि
खयाम का खोठा का गजल जो था उसी का खोठा में इन्होंने अनुवाद कर दिया 2004 ईस्वी में, है ना। 2004 में खयाम का जो गजल होता है उसी के गजलों का अनुवाद इन्होंने खोठा में कर दिया, जिसका नाम रखा गया खयाम तुर मधुर गीत। एक इन्होंने खंडकाव्य लिखा है जो कि काफी चर्चित है, सूलक साय, है ना। सूलक साय जिसका अर्थ होता है गुदड़ी के लाल या अग्निपुत्र। यह भी सवाल जो वो पूछा जाता है कई बार कि सूलक साय खंडकाव्य केकर लिखल लागे, या सूलक साय कैसन रचना लागे, तो खंडकाव्य है। झींगा फूल, रांगा लाठी, दिंडल पाता, दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोठा जैसे कई सारी रचनाएं इन्होंने जो है वो की है। 1961 से लेकर के 69 तक की जितनी कविताएं हैं उन सभी की कविताओं का एक जगह एकत्रित किया और एक पुस्तक का नाम दिया जिसका नाम था रांगा लाठी, है ना। रांगा लाठी कविता संग्रह में माना जाता है कि लगभग 50 कविताओं का संग्रह इन्होंने जो वो किया है। तो इस प्रकार के सवाल आपसे जो वो पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपके पास में इकट्ठा जो वो हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है 1972 से 1997 तक श्याम सुंदर महतो कहां नौकरी करला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट में, है ना। श्याम सुंदर महतो जी के बारे में भी आपके पास में कुछ जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या जानकारी होना चाहिए, सबसे पहले तो जन्म को लेकर के, जन्म तिथि से सवाल जो वो पूछा गया है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था सहायक आचार्य की परीक्षा में, वहां पे दो शिफ्ट में जो वो 3-3 शिफ्ट में सवाल जो वो पूछा गया था डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। तो 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर 1936 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है। कहां पे जन्म होता है, खेसमी जो कि तोपचाची धनबाद जिले में पड़ता है, वहीं पे खेसमी गांव है, खेसमी गांव में इनका जो वो जन्म होता है। पिता का नाम केदारनाथ महतो और माता का नाम गंगामणि देवी। इनकी पत्नी का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इंदुबाला देवी, ये नाम आप याद रखिएगा। श्याम इनका जो वो उपनाम है ना। और इनकी रचनाओं बोकारो स्टील कारखाना में ये नौकरी करते हैं, है ना। तो यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि श्याम सुंदर महतो कहां नौकरी करो हलथिन, तो बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी करते थे। कब से कब तक, 1972 से लेकर के 1997 ईस्वी तक ये नौकरी करते हैं। 1997 में ये अपने नौकरी से ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनकी जो सबसे ज्यादा चर्चित रचना मानी जाती है वो एक खंडकाव्य है जो कि शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवन पर आधारित है, जिसका नाम है मुक्तिक डहर। हालांकि इन्होंने विनोद बिहारी महतो जी की भी जीवनी इन्होंने जो वो लिखा है। तो हो सकता है कि सवाल में पूछ लिया जाए कि श्याम सुंदर महतो जी केकर जीवनी लिखले हत, तो वहां पे 2 नाम आप याद रखिएगा। एक तो आपको नाम याद रखना है शहीद शक्तिनाथ महतो, है ना, एक शहीद शक्तिनाथ महतो याद रखना है और दूसरा याद रखना है विनोद बिहारी महतो, है ना, विनोद बिहारी महतो। ये दोनों नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए, है ना। विनोद बिहारी महतो और शहीद शक्तिनाथ महतो, ये दोनों की जीवनी इन्होंने जो वो लिखा है। तो यार हम चेंद्रक मोड़े बेल, उसके बाद में और भी कई सारी रचनाएं हैं, कविताएं बहुत सारी इन्होंने लिख रखा है, जिसमें से हकार है, जातिक जहर है, धर्म धंधा है, बगदल नेता है, पेंदला झगड़ा, फूल सुंदरी, घुसखोर, अकली, झींगा लते कोहड़ा जैसे कई सारी कहानी भी इन्होंने लिख रखा है। तो वो सभी से भी सवाल जो वो आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि फिलहाल में हम लोग आते हैं इस सवाल का जवाब, तो इसका जवाब हो जाएगा बोकारो स्टील प्लांट। अगला सवाल है जव जिंदगी खोठा सम्मान से चितरंजन महतो जी के कौन बच्चर सम्मानित करल गेले। तो जव जिंदगी खोठा सम्मान से चितरंजन महतो चित्रा जी को किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2010 ईस्वी में इनको सम्मानित किया जाता है। चितरंजन महतो चित्रा जी के बारे में भी आपके पास में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कब इनका जन्म हुआ, कहां पे इनका जन्म हुआ, माता पिता का नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें तो आपके पास में जानकारी इकट्ठे होने चाहिए। 6 जनवरी 1946 ईस्वी को चितरंजन महतो चित्रा जी का जन्म लारी रामगढ़ जिले में होता है। चित्रा इनका उपनाम था। अगर बात करें पिता का नाम, तो पिता का नाम घनीनाथ महतो और माता का नाम धनिया देवी, है ना। इनकी पत्नी का नाम सावित्री देवी। कुछ रचनाओं से संबंधित आपके पास में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एक सबसे ज्यादा चर्चित रचना जो पूछी जाती है वो है जिंदगी टोह। जिंदगी टोह ये खोठा का पहला उपन्यास माना जाता है, यहां से सवाल पूछा जाता है। छाहर इन्होंने एक खोठा कहानी संग्रह लिखा है, वहां से भी सवाल बार बार पूछा जाता है।
महाराय इन्होंने एक लोक महाकाव्यों का संकलन भी किया है, जो कि गीत के रूप में है, गीतात्मक रूप में है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, खोठा लोक गीतों का सांस्कृतिक अध्ययन केकर लिखल लागे। तो यह विनोद कुमार जी की रचना है, जिसमें से लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने कह सकते हैं कि अपने आप में एक रिसर्च पूरा किया है लोकगीत पे ही, है ना। इन्होंने पूरा रिसर्च ही किया है लोकगीत के ऊपर में, खोठा के लोकगीत पे। अगला सवाल है, लालचंद चरितमानस कैसन रचना लागे, यह किस प्रकार की रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक लघु खंड काव्य है। खोठा रत्न उपाधि सबसे पहले ककरा और कधिया मिलने। तो रामशरण विश्वकर्मा को 1993 में पहली बार सबसे पहले जो वो खोठा रत्न उपाधि से जो वो सम्मानित की जाती है। सवाल है, गोलबारी खोठा कौन क्षेत्र में पावल जा है। तो याद रखिएगा, कसमार पेटरवार, गोला पेटरवार वाला क्षेत्र जो है वहां पे गोलबारी खोठा जो वो बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। सवाल है कि श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित पहले साहित्यकार के हत। तो श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले खोठा साहित्यकार महेश गोलवार जी को जो वो माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, डिंडाक डोबानी प्रबंध काव्य के लिखवैया के लागत। डिंडाक डोबानी यह एक प्रबंध काव्य है और इस प्रबंध काव्य को बंसीलाल बंसी जी ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है, राम कथामृत केकर लिखल काव्य लागे। राम कथामृत जो वो किसके द्वारा लिखे गए एक काव्य है। देखिए अब यहां पे सवाल जो वो अंत होता है और यहां से सवाल जो वो आपको ध्यान रखना है। भले ये क्वेश्चन आपको नंबर में आपको 30 दिख रहा है, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे कुल कितने प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, है ना। तो ये आप यकीन मानिए कि भले आप यहाँ पे संख्या में तो आपको दिखेगा कि हम लोग 30 ही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे यकीन मानिए कि आप 100 से ज्यादा सवालों को कवर कर चुके हैं। 100 क्या, हमको लगता है कि 200 से भी अधिक सवालों को आप यहां से कवर कर चुके होंगे, क्योंकि हर सवाल के साथ में आप 5 से 7 फैक्ट आप जरूर पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, राम कथामृत जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पानुरी जी के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य है, जिसको 1970 ईस्वी में प्रकाशित की जाती है। 1970 ईस्वी में जो वो इसकी रचना जो वो होती है। पानुरी जी के बारे में तो आपको जानकारी आपके पास में होगा ही। क्या क्या कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दें बाकी की चीजें। सबसे पहले रचनाओं में अगर बात करें तो बाल किरण, तितकी एक कविता संग्रह है पानुरी जी की, यह भी सवाल पूछा जाता है। बाल किरण खोठा भाषा की पहली कविता संग्रह मानी जाती है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। राम कथामृत चाभी काठी नाटक है, उद्भासल कर्ण नाटक है, आंखें गीत कविता संग्रह है, और भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने जो वो रचना किया है, जैसे कि एक मातृभाषा पत्रिका है, खोठा पत्रिका है। इस प्रकार से चीजें आपके पास में इकट्ठा होंगे जानकारी। बाकी के इनके जन्म तिथि से लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को पानुरी जी का जन्म होता है। कहां पे, बरवा अड्डा कल्याणपुर जगह है, वहीं पे इनका जन्म होता है। पिता का नाम सालिग्राम पानुरी और माता का नाम दुखनी देवी। इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी है, यह भी आपको याद होगा। तो इस प्रकार से कई सारे सवाल जो वो पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये सभी चीजें आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे सेशन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको पसंद भी आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं 9708305319। इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जेटेट का क्लासेस चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, है ना। कॉल्स ज्यादा तो उतना रिसीव करने का टाइम तो नहीं हो पाता है, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसका आपको जवाब दिया जाएगा और सारी जानकारी आपको वहां पे दे दी जाएगी। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर एक और नंबर है 7070100319। इस नंबर पे भी व्हाट्सएप करेंगे, कॉल अवेलेबल नहीं है इस नंबर पे, है ना। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो बाकी की चीजें आपको एप्लीकेशन में भी दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन खोठा किंग ऑफिशियल प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहां से डाउनलोड भी कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और बाकी के अभी एक स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है। जितना भी टेस्ट है वो सभी टेस्टों का फी जो अभी रखा गया है वो मात्र 99 रुपीज रखा गया है। हम हालांकि फी नहीं बताते हैं कहीं पे भी, इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि अगर अभी हम 99 बता रहे हैं और कोई इस वीडियो को अगर कहीं
कुछ दिनों के बाद में देखेंगे और बोलेंगे कि आपने तो वीडियो में 99 ही कहा है, तो हमें 99 में ही दे दीजिए। लेकिन उनको बता दें कि ये ऑफर जो वो केवल और केवल 2 दिनों के लिए दिया गया है, बाकी के आगे इसका फी जो वो बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफर दिया गया है। अगर जिनको ज्वाइन करना हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी टेस्ट है, चाहे वो सीजीएल का टेस्ट हो, उत्पाद सिपाही का टेस्ट हो, उसके बाद में एलडीसी का टेस्ट हो, फिर आगे चल करके कह सकते हैं कि आपका ये झारखंड पुलिस का हो गया, सहायक, जितने भी लगभग वैकेंसी अभी वर्तमान में आपके पास में अवेलेबल है, चल रहे हैं, चाहे वो लेडी सुपरवाइजर का टेस्ट हो या अन्य जितनी भी वैकेंसियां, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, जेटेट के टेस्ट हैं, सभी का टेस्ट अभी जो मात्र 99 रुपए में अवेलेबल है और ये केवल 2 दिनों के लिए ही है। आगे चल करके आप बोलेंगे कि हमें 99 में दें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर केवल 2 दिनों तक ही रखा गया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।